इसमें सैमुअल प्रॉफिट के बारे में बताया गया है और प्रॉफिट एली के भी बारे में है कुछ पार्ट। और मेजरली इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो हम देखेंगे। सैमुअल में क्या होता है कि इजराइल जो है ये उनके प्रॉफिट से ज्यादा खुश नहीं रहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बाकी के जितने भी किंगडम्स है सभी के खुद के किंग्स है और इन लोग प्रॉफिट से पूछ के इनका इजराइल को डिसीजन लेना पड़ता है। हर छोटे डिसीजन भी उनको प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। अगर हम देखेंगे तो एक्सोडस से लेकर सैमुअल तक इजरायली लोगों को जो लीड किए उन लोग ज्यादातर प्रॉफिट लोग ही लीड किए। इजराइल के लिए किसी भी प्रकार के किंग्स नहीं है। पहला बार इजराइल जो है वो सैमुअल को बोलते हैं कि आपके जैसा भी कोई प्रॉफिट अगला नहीं है, और उनका बेटा भी प्रॉफिट रहता है मगर इजराइल कुछ नहीं रहते। ये एक बोलने के लिए एक्सक्यूज रहता है सैमुअल को, मगर इजराइल को पर्सनली उनके लिए एक किंग चाहिए रहता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारा खुद का एक किंग हो तो हमको कोई भी डिसीजंस लेना है तो हम डायरेक्ट किंग के पास जाके हम हमारा रिक्वेस्ट दे सकते हैं और उसमें किंग सोल्यूशन दे सकता है इमीडिएटली। क्योंकि इजरायली को ज्यादातर स्पिरिचुअल प्रोसीजर फॉलो करना वो पसंद नहीं कर रहे थे। उनको वेट करना पड़ता था गॉड का परमिशन के लिए। ऐसे कई प्रॉब्लम्स थे और उनको छोटे छोटे डिसीजंस के लिए फास्टिंग करना पड़ता था। गॉड का आंसर्स के लिए वेट करना पड़ता था। तो ऐसे कई प्रॉब्लम्स थे। तो देवर लाइक उनको ये सब चीज फॉलो नहीं करना था। उनको सामने से किंग के पास रिक्वेस्ट करो और किंग सामने से उनको सोल्यूशन देना चाहिए। उनको कुछ इस तरह से पूरा प्रोसीजर सेटअप करना था। तो ये इनका मेन मोटो था, इसीलिए वो सैमुअल को बोलते कि हमारे लिए किंग अपॉइंट करो। तो इससे जब सैमुअल गॉड के पास जाके बताते हैं इस चीजों के बारे में कि इजरायली को खुद का किंग चाहिए, वो गॉड का लीडिंग नहीं लेना चाहते हैं, गॉड का अनॉइंटेड वन का लीडिंग लेना चाहते हैं। तो इसमें गॉड तो एक सैमुअल को बोलते कि उन्होंने तुमको ने मुझे रिजेक्ट किया है। फिर भी गॉड सैमुअल को बोलते हैं इजराइल को समझाने के लिए कि अगर इजराइल खुद के लिए राजा मांगता है तो उसका राजा के लिए उसके बच्चे काम करेंगे, जैसे कि उसके लिए वेपन्स बनाएंगे या राजा के घर पे एज अ कुक या बेकर्स काम करेंगे। क्योंकि एक बार राज्य होते तो राज्य चलाने के लिए भी काफी जन को राज्य में राजा के घरों पे काम, उनके पैलेस में काम करना पड़ता है। तो गॉड जो है वो सैमुअल को क्लियरली समझाते हैं कि इनको काफी प्रॉब्लम्स होगा, इनके बच्चे राजा के लिए काम करेंगे, इनको खुद के लिए नहीं जी सकते हैं उतना फ्रीडम से। तो ये चीज सैमुअल जो है वो जाके लोगों को बताते हैं, इजरायली लोगों को, कि ये सब प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। फिर भी इजराइल इस चीजों को सुनते नहीं है। वो बोलते हैं कि नहीं, हमको किंग का ही लीडिंग का जरूरत है। तो ये मानते हुए सैमुअल जो है फिर से गॉड के पास जाते हैं और उसके बाद गॉड जो है वो किंग सॉल को अनॉइंट करने बोलते हैं एज अ किंग। किंग सॉल जो है काफी वेल बिल्ट पर्सनालिटी थे, काफी हैंडसम पर्सनालिटी थे, और इजरायली को भी एक ऐसा किंग चाहिए था जो वो दुनिया को दिखा सके कि हमारा भी जो किंग है वो भी काफी हाई पर्सनालिटी है और हैंडसम है। और गॉड वॉज नोइंग, गॉड को भी उनका इंटेंशन पता था और कुछ उस तरह से उनको गॉड ने किंग दिए भी। और किंग सॉल जो है वो गॉड का इंस्ट्रक्शन में चलते थे, मगर किंग सॉल का कुछ नेगेटिव हैबिट्स भी था, क्योंकि वो काफी इम्पेशेंट थे, वो काफी लाइफ में जल्दबाजी करने वाले कैरेक्टर थे। तो गॉड के इंस्ट्रक्शन के लिए वो ज्यादा वेट नहीं करते थे। इंस्ट्रक्शन आता भी है तो वो रुक के वो इंस्ट्रक्शन को लेके उसके हिसाब से वो चला नहीं पाते थे। ये एक उनके पास एक नेगेटिव पॉइंट था और उनके खुद का लिमिटेशंस था। और सेकंड जो है वो डेड स्पिरिट से बात करते थे या ब्लैक मैजिक करते थे। तो ये सब कुछ रीजंस है जिसके वजह से गॉड ने किंग सॉल के हाथ से किंगडम को ले लिए थे। किंग सॉल के बाद अगला जो किंग बनता है वो है किंग डेविड। और गॉड ऑलरेडी सैमुअल को बोले रहते कि तुम डेविड को अनॉइंट करके रखो, वो अगला किंग रहेगा इस इजराइल का। और किंग सॉल के समय में एक प्रॉब्लम भी आता है, जो गोलियत को कौन मार गिराएगा, क्योंकि गोलियत इजरायली को आके घड़ी घड़ी चैलेंज करता रहता है कि कोई उसको मार गिरा नहीं सकता है। तो डेविड जो है वो अपना सिर्फ बेच के और 5 पत्थर से गोलियत को मार पाता है।
जब डेविड जब सॉल के पास जाता है तो सॉल इनफैक्ट उसका खुद के वेपन्स और आर्म्स देते हैं, मगर डेविड को काफ़ी अनकंफर्टेबल लगता है पहनने के लिए। वो बोलते हैं नहीं, मुझे कोई चीज़ का ज़रूरी नहीं है, और वो निकल जाता है। एंड जैसे वो गोलियत के पास पहुंचता है, वो गोलियत को मार गिराने में सक्सेसफुल होते हैं, और सच्ची में गोलियत मर भी जाता है। इससे इज़राइल जो है वो डेविड के ऊपर काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं, काफ़ी खुश हो जाते हैं और नारा लगाने लग जाते हैं। जब इजरायली नारा लगाते डेविड के लिए, तो वो जो है वो सॉल से भी हाईली रेस्पेक्टेड नारा डेविड के लिए होता है, जिसके वजह से सॉल जो है वो डेविड के ऊपर नाराज हो जाते हैं, थोड़ा उनको जेलसी भी क्रिएट होता है। तो सॉल जो है इसके बाद काफी टाइम डेविड को मार गिराने के लिए सोचते हैं, किसी भी हाल में इसको मार दो ताकि मैं लोग के सामने सॉल का ही रेस्पेक्ट बने रहे। मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। हर बार जो है गॉड इतना फेथफुल रहता है डेविड के पास, क्योंकि डेविड भी काफी गॉड के फेथफुल रहते हैं, तो वो डेविड को कभी छोड़ते नहीं, किसी भी प्रकार का प्लान एग्जीक्यूट होने को डेविड के अगेंस्ट देते भी नहीं थे। तो डेविड हर बार जो है वो सॉल का प्लान से या सॉल के गलत साजिश से वो बच जाता है और उसका जान जाता नहीं है। और एक समय ऐसे भी आता है कि किंग सॉल का जो जान है वो डेविड लेने के लिए पूरी तरह से एक सिचुएशन मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, मगर उस समय पे डेविड जो है वो किंग सॉल का जान लेते नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना रहता है कि कोई भी आदमी को जो गॉड ने अनॉइंट किया है उसको मैं नहीं मारना चाहिए। तो इतना अपॉर्चुनिटी मिलने पर भी डेविड जो है वो किंग सॉल का जान लेते नहीं है, और सिर्फ किंग सॉल को बाद में बताते भी है कि मुझे तुम्हारा जान लेने का मेरे पास पूरा अपॉर्चुनिटी था, मगर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, इसके वजह से मैंने तुम्हारा जान लिया नहीं है। तो इसके बाद किंग सॉल को जो है वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं डेविड से, और उस एंड उनके बीच का जो रिश्ता है वो भी थोड़ा ठीक होता है। फर्स्ट सैमुअल जब खत्म होता है तो उसमें किंग सॉल का देहांत के बारे में बात किया जाता है, और उसके बाद किंग सॉल का हिस्ट्री हम सेकंड सैमुअल में नहीं देख सकते। सेकंड सैमुअल जो है वो भी किंग डेविड के ही बारे में है। किंग डेविड जो है वो काफ़ी गॉड के लिए अच्छे काम करते थे, इजरायली को भी काफ़ी अच्छे से लीड करते थे, और काफ़ी राइटियस थे, जस्टफुली लोगों को प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके देते थे। तो उनके पास काफ़ी पॉजिटिव कैरेक्टर था, और वो गॉड के भी काफ़ी फेवरेट पर्सन थे। मगर डेविड के लाइफ में वो एक गलत काम कर बैठते हैं। वो एक लेडी से प्यार करते हैं, वो है बेतशेबा। वो किसी और के वाइफ रहती है, तो वो बेतशेबा से प्यार करते हैं, वो उसके साथ रिलेशन भी रखते हैं, और बेतशेबा प्रेग्नेंट हो जाते हैं सिचुएशन पे। रिलेशन के बाद बेतशेबा जो है वो उरिया की वाइफ रहती है, और उरिया डेविड के पास वॉरियर ट्रूप में वो वॉर करने वाले में रहते हैं। तो जब किंग डेविड बेतशेबा के साथ जब रिलेशन रखते हैं, उनको बेतशेबा प्रेग्नेंट होने के वजह से उनको समझ में नहीं आते कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि इजरायली लॉ कुछ ऐसा था कि अगर कोई लेडी जब उसके हस्बैंड जीवित है और वो किसी और के साथ आउट ऑफ मैरिज रिश्ता रखते हैं, तो उनको पत्थर से मार दिया जाएगा और उनका जान लिया जाएगा। और बेतशेबा के कोख में जो है वो किंग डेविड का बच्चा था, तो उसको भी बचाना था। तो किंग डेविड के लाइफ में वो एक ऐसे सिचुएशन में फंस गए थे कि अगर उरिया को छोड़ दो तो बेतशेबा को लोग मार देंगे, अगर उरिया को अगर मार दिया जाए तो शायद बेतशेबा बच जाएगी, और बेतशेबा को किंग डेविड जो है वो लीगली वो शादी करके वो उसका क्वीन बना सकते हैं। तो भले काफी लोग कहते हैं कि किंग डेविड ने उरिया को मार दिया, मगर सिचुएशन ऐसा था कि डेविड को ऐसा एक डिसीजन लेना पड़ा, और वो उरिया को मार देते हैं प्लान करके एक वॉर में। ये जो चीज है किसी को पता नहीं रहता है, मगर गॉड को ये चीज पता रहता है। तो गॉड जो है वो उसके प्रॉफिट को बेचते हैं, नाथन को, और डेविड को कहने के लिए बोलते हैं कि वो उनको पनिश करेंगे इस गलती के लिए, क्योंकि उरिया का इनोसेंट ब्लड को डेविड ने जान मारा है।
तो नातन प्रॉफिट जो आते हैं वो डेविड को आके गॉड का पनिशमेंट के बारे में बताते हैं और गॉड किस तरह से उसको पनिश करने वाले हैं। अगला जो है बत्शेबा का कोख में जो बच्चा रहता है जिसको बचाने के लिए उरिया को मारा जाता है, क्योंकि उरिया का जो जान लिया है वो उसके गलती के बिना लिया गया जान था। तो गॉड जो है उसका पनिशमेंट डेविड को बोलते हैं कि बत्शेबा का जो पहला बच्चा है वो भी एक्सपायर हो जाएगा। अकॉर्डिंगली बत्शेबा का पहला बच्चा मर जाता है। बत्शेबा का जो सेकंड बच्चा रहता है उसको किंग बनाया जाता है इजराइल का, और वो है सोलोमन। तो अगर हम सेकंड सैमुअल देखेंगे तो किंग डेविड का काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम्स बताया गया है, उनके कुछ सिंस के बारे में बताए गए, वो कैसे फंस गए थे, उनके फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में बताए गए। तो सेकंड सैमुअल अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सक्सेसफुल पार्ट ऑफ डेविड बताता नहीं है, वो इनफैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट और किस तरह से वो डिफीट हुए, किस तरह से उनके फैमिली में प्रॉब्लम्स हुआ, वो सब चीज़ों के बारे में और उस फैक्ट्स के बारे में पूरा सेकंड सैमुअल रिकॉर्ड करता है। फर्स्ट सैमुअल सेकंड सैमुअल के बाद आपको साथ ही में भजन संगीता भी कर लेना चाहिए, क्योंकि भजन संगीता में किंग डेविड के पूरे पोएम्स लिखे गए हैं। उन्होंने किस तरह से संगीत गॉड को डेडिकेट किए, किस तरह से वो प्रोटेक्शन मांगे, किस तरह से वो माफ़ी मांग रहे थे, किस तरह से उन्होंने प्रेज एंड वर्शिप किया। तो ये सब संगीत जो है आपको शाम में भजन संगीता में मिल जाएगा। माना जाता है कि भजन संगीता में टोटल भले 150 चैप्टर्स हैं, मगर 73 to 75 संगीत ही है जो किंग डेविड ने लिखा है। और जो बाकी के जो संगीत है वो अलग अलग ऑथर ने अलग अलग समय पे लिखा गया हुआ संगीत है। और फर्स्ट सैमुअल सेकंड सैमुअल के आपको फैक्ट्स पता होने की वजह से अब आप जब भजन संगीता रीड करोगे आपको क्लियरली पता चलेगा कि किंग डेविड ने कौन से बैकग्राउंड में उस तरह का संगीत लिखे हैं करके। और आपको उल्टा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा हर संगीत पढ़ने पे कि किंग डेविड जो है वो गॉड के लिए कितने अच्छे संगीत लिखे हैं। जब जब गॉड ने उनको मदद किया है किस तरह से उन्होंने गॉड को प्रेज एंड वर्शिप किया है। और जब वो प्रोटेक्शन मांग रहे थे या मर्सी मांग रहे थे तो कितने सुंदर तरीके से उन्होंने गॉड को एक पोएटिक वे में गॉड से वो हर चीज़ों का रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये हम आपको पूरा संगीत में देखने को मिलेगा। आई होप कि अभी आपको फर्स्ट सैमुअल सेकंड सैमुअल और भजन संगीता काफ़ी इजी लगेगा बाइबल में पढ़ने के लिए।